प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है आपके प्यारे से कंप्यूटर या फ़ोन की स्क्रीन पर। ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड कॉल्ड द डब्ल्यू स्केल। एक कोई नई टेम्परेचर की स्केल बना दी गई है भाई, जिसका नाम है डब्ल्यू स्केल। द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर 39W and 239W respectively. What will be the temperature on new scale corresponding to temperature of 39 डिग्री सेल्सियस। तो आपको 39 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको ये जो W है ना, W है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो यार इसमें क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि एक से दूसरे में कन्वर्जन आखिरकार होता कैसा है। यदि वो आपको पता चल गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, तो देखो आप जानते हो, जैसे मैंने कन्वर्जन जब आपको पढ़ाया था तभी ये चीज़ बता दी थी। जब कन्वर्जन आपको मैंने जब पढ़ाया था तब एक से दूसरे में कन्वर्जन के बारे में आपको अच्छी तरह बता दिया था। ये बता दिया था कि जैसे आपको कन्वर्जन करना है, केल्विन से आप गए, आप केल्विन से चले और आप चले गए कहाँ पर, केल्विन से आप चले गए किसी डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन जो टेम्परेचर आपको कन्वर्ट करना है वो माइनस केल्विन में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लिखो, वो कितना होता है 273.15 अपॉन यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखो माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट लिखो। यही होता था। इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर आपको कन्वर्ट करना है वो माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में 0 अपॉन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही करते थे। ऐसे ही एक नया स्केल बना दिया, तो उसमें मुझे एक टेम्परेचर चाहिए W, तो उस टेम्परेचर स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लिखो जो कि 39W आपको दे रखा है, अपॉन इस स्केल में जो W स्केल है उसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 239 दे रखा है, माइनस इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, बस यही दे रखा है। और आपको इन दोनों को कंपेयर करना है क्योंकि आपको 39 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है। तो देखो इन दोनों को कैसे अपन कंपेयर करते हैं। 39 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है, -0 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू W माइनस 39 इस ये 39 अलग है, ये 39 तो कन्वर्ट करना है वो टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो 39 है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, किसमें, इस वाले टेम्परेचर स्केल में। ठीक है, अपॉन 239 माइनस 39 मतलब 200। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बची 2, तो 2 इंटू 39 इक्वल्स टू W माइनस 39। तो W स्केल में जो टेम्परेचर आपके पास आ रहा है वो इतना आ जाएगा, बस सीधी सी बात है भाई। ठीक है, 117 है भाई। 39 डिग्री सेंटीग्रेड W में कितना बोलेंगे 117। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कुल मिला के बात समझ आ गई। सिंपल सा, तीसरा सा, प्यारा सा, नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू। मरकरी थर्मोमीटर ये प्योरली बेस्ड है आपके सिंपली एक जो होते हैं ना, आपको यदि इसकी नॉलेज है तो आप इसको लगा पाओगे, नॉलेज नहीं है, आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप इसको छोड़ के आओगे, ऐसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई आपको बस यदि ये पता है कि जो मरकरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 357 के अराउंड होता है। तो जब वो बॉयल होने लग जाए, जब वो वेपराइज होने लग जाएगा बेटा, तो जिस ट्यूब में वो भरा हुआ है उस टेम्परेचर उसमें यदि प्रेशर इंक्रीज होने लग गया तो वो ट्यूब फूट जाएगी ना। तो मतलब आप इसे उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर तो यूज़ नहीं कर सकते उसके मरकरी को। तो बस यही बात है, आपको यदि उसका बॉइलिंग पॉइंट पता तो आप डायरेक्टली मार्क कर दोगे, जो कि अराउंड होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यदि वो पूछ ले लोअर साइड में तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली जो मरकरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है इस रेंज में किया जाता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू -360 डिग्री सेंटीग्रेड। -30 के आसपास वाली वैल्यू मतलब आप दे देना, हो सकता है -27 दे दे, -31 दे दे, तो समझ गए ना, -30 के आसपास की वैल्यू वहाँ पे आपको टिक करनी है। यदि लोअर टेम्परेचर पूछ ले कि कितना मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं तो ये, कितना मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं तो ये। ओके, नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन ए बॉइलिंग वाटर। दो टाइप के थर्मोमीटर हैं, पानी उबल रहा है भाई, पानी उबल रहा है, इसमें एक जो थर्मोमीटर डला हुआ है वो फ़ारेनहाइट में रीडिंग दिखाता है, दूसरा जो डला हुआ है वो रीडिंग किस में दिखाता है, डिग्री सेल्सियस में। तो वाटर टेम्परेचर इज़ लोअर्ड, वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम किया जा रहा है, कब तक, जब तक फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं आ जाता। जब वाटर बॉयल हो रहा होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना दिख रहा होगा आपको, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है
230 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। धीरे धीरे आपने टेम्परेचर डाउन किया और टेम्परेचर डाउन करते करते फ़ारेनहाइट में कितना पहुँच गया, 140 फ़ारेनहाइट। या 140 फ़ारेनहाइट के करस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा, तो F-32 अपॉन नीचे कितना आता है ये 180 इक्वस टू डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100। इसको जब शॉर्टकट में करते हैं तो ये ऐसा लिख देते हैं कि F-32 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ये शॉर्टकट यदि आपको याद रहता है तो ये शॉर्टकट हो जाता है। तो कुल मिला के मैं चाहता क्या हूँ कि 140 फ़ारेनहाइट की वैल्यू बताओ इसमें। 140 - 32 इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में 140 फ़ारेनहाइट कितना होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी बेटे तुझे। अरे बोल दे 108, ठीक है, ओके। 108 इक्वस टू ये 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस में ये कितना टेम्परेचर पहुँच गया, डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर पहुँच गया 60 डिग्री से। तो ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाई सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो जब वाटर बॉयल हो रहा होगा तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट में दिखा रहा होगा 232 और यहाँ पर जो सेल्सियस में दिखा रहा होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वाटर का टेम्परेचर इस फ़ारेनहाइट स्केल में 140 आ गया, इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कितना पहुँच चुका है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि डिग्री सेंटीग्रेड में वो कितना पहुँच चुका है, वो ये पूछ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना फॉल हुआ। तो वहाँ पर जो फॉल होगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस का, 40 डिग्री सेल्सियस का फॉल हो चुका होगा। वैसे इसको करने का बेटा एक तरीका और है जो कि आपको करना है, बस मैं हिंट दे देता हूँ। वाटर के लिए यदि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लिखे हैं तो ये होते हैं 232 यहाँ तक जाता है और यहाँ पर जाता है 0 से लेके 100 तक। तो टेम्परेचर डिफरेंस से भी आप कर सकते हो। जो टेम्परेचर डिफरेंस 180 फ़ारेनहाइट जो इक्वल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, 180 डिग्री का डिफरेंस फ़ारेनहाइट में इक्वल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के। और यहाँ पर देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आया, 230 से टेम्परेचर हो गया 140, 232 से ये हो गया 140। तो ये टेम्परेचर स्केल में अंतर कितना, डिफरेंस कितना आ गया, 92। तो 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 1.8 फ़ारेनहाइट के, 1.8 फ़ारेनहाइट की, ठीक है। इसका यदि उल्टा देखना हो तो 1 फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 100/180 के, 100/180 के। डिफरेंस की बात हो रही है तो 140 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 140 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाला डिफरेंस किसके इक्वल होगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा नहीं आनी चाहिए तुझे, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। अरे रे 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 रे, यहाँ पे 92 डिग्री का फॉल है ना, अच्छा। 180 डिग्री का डिफरेंस जो होता है फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 100/180 के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ था इसमें 92 का, तो 92 का डिफरेंस यहाँ पर किसके इक्वल होगा, इसके। बस सीधी सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है बेटा। इस तरह से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात तुझे नहीं आएगी। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A copper rod of 88 centimeter and aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. एक कॉपर की रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 88 सेंटीमीटर, एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिसकी लेंथ अपने को पता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं पता तो निकाल देंगे। अननोन लेंथ है, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनके इंक्रीज यदि देखा जाए तो डेल्टा एल सी यू, डेल्टा एल एल्फा ऑफ सी यू डेल्टा टी ये होता है। ऐसी तरह से बेटा को एल्यूमिनियम के लिए भी डेल्टा एल इक्वल टू एल ऑफ एल्यूमिनियम एल्फा इंटू डेल्टा टी, तो एल्फा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी। इसने बोला है कि जो टेम्परेचर का जो इनमें इंक्रीज हो रहा है ना, इनकी लेंथ में जो इंक्रीज हो रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, मतलब दोनों में डेल्टा एल सेम है, मतलब टेम्परेचर आप कम करो या ज़्यादा करो इस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब दोनों का डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी,
सेम हो जाएगी, और टेम्परेचर तो दोनों का सेम टेम्परेचर डिफरेंस तक यदि मैं बात करूं तो ये वाली बात हो जाएगी। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ से ये बात आपके समझ आ गई ना। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करते रहो, ये क्या हो रहा है कि वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ से एल कॉपर दे रखा है आपको, एल्फ़ा कॉपर आपको दे रखा है यहाँ पर, एल्फ़ा कॉपर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, एल्फ़ा एल्यूमिनियम की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है आपको। ये दोनों वैल्यू बेटा दे रखी है, तो क्या तू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम नहीं निकाल सकता? क्या तू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम नहीं निकाल सकता? तो यहाँ से तेरे पास लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगी, बस इसको इक्वल करना था, बस कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ से वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज, तो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि गामा की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁻⁴ आएगा यहाँ पे पर केल्विन में, ये वैल्यू दे रखी है। द फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा, आपको फ्रैक्शन चेंज, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, कब? एनसीईआरटी में सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा था, बस वहाँ पर टेम्परेचर शायद 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ से मैंने आपको ये बताया था बेटा, बताया था ना बेटा, यहाँ पे मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से डी वी बाई वी की वैल्यू जो आ रही है माइनस डी रो बाई रो आ रही है, माइनस डी रो बाई रो आ रही है। इससे ये पता चलता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तो डेंसिटी कम होगी, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनके साथ में जो साइन लगा है वो माइनस का है। आप जानते हो डी वी इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी, यही वैल्यू होती है बेटा, डी वी इक्वल्स टू वी गामा डी टी। तो यहाँ से डी वी बाई वी की वैल्यू क्या आती है? गामा डी टी, गामा डी टी, डी बाई वी की वैल्यू गामा डी टी। तो इसका मतलब माइनस डी रो बाई रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गामा डी टी। आपको बताया टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, और टेम्परेचर में चेंज चाहे मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लिखूँ चाहे केल्विन में लिखूँ, दोनों सेम बात है। मैं इसको 40 केल्विन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई ये टेम्परेचर का चेंज है, ना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, ये राइज इन टेम्परेचर है बेटा। यदि टेम्परेचर में राइज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज होगी। वो नहीं पूछा आपसे, आपसे फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी पूछा है। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट कर दो, 5 × 10⁻⁻, ये अपॉन केल्विन, और ये 40, यहाँ से केल्विन कट जाएगा। डी रो बाई टी रो की यूनिट क्या होगी? कोई यूनिट नहीं होगी, दिस इज़ यूनिट लेस क्वांटिटी, दिस इज़ यूनिट लेस क्वांटिटी। यहाँ से डी रो बाई रो की वैल्यू मतलब फ्रैक्शन चेंज इन डेंसिटी जो है वो आ जाएगी 200 इंटू 10⁻⁻⁴, यूनिट लेस है, 200 इंटू 10⁻⁻⁴। देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये आ रहा है 0.02, आई थिंक ऑप्शन नंबर 3, आई थिंक नहीं, यस सामने दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड गिवन रेडियस आर एंड लेंथ एल ईच मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हुज एंड्स आर मेंटेन एट सेम टेम्परेचर विल कंडक्ट मोस्ट हीट। अच्छा, कुछ आपके पास 3-4 तरह की रॉड दी गई हैं भाई, उनमें क्या क्या डिफरेंस है? किसी की लेंथ एल है तो किसी की लेंथ 2L है। मैं आपको ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दे रखे, मैं आपको इसका क्रक्स समझा देता हूँ, कीरक्स समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का। किसी में रेडियस छोटी है, किसी में रेडियस बड़ी है, इस तरह के क्वेश्चन है। मतलब ये लेंथ और रेडियस के कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं। जैसे हो सकता है कि एल लेंथ के साथ रेडियस 2R0 हो सकता है 2L लेंथ के साथ रेडियस 2R0 हो, समझ रहे हो? इस तरह के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं आपको, लेंथ और रेडियस के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। R 2R0 है, लेंथ 2L0 है, यहाँ पर रेडियस 2R0 है। तो इसमें से पूछा ये गया कि इनमें चारों में से, इन चारों केस में से कौन सी वाली रॉड सबसे ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगी? तो हीट कंडक्ट dQ/dt, रेट ऑफ हीट कंडक्ट की वैल्यू होती है KA डेल्टा T अपॉन L, बशर्ते यहाँ पर दिया गया है कि हीट कंडक्शन आप देख रहे हो सेम टाइम पीरियड के लिए आपको देखना है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कि सेम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर आपका हीट का कंडक्शन देखना है। यदि टाइम अलग अलग हो गया तो यहाँ पर फिर आपको टोटल हीट की यदि बात करोगे तो वो टाइम पर भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टाइम के लिए देखोगे वहाँ पर टोटल हीट तो ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब टाइम पीरियड सेम है, अपने को रेट ऑफ हीट कंडक्शन यहाँ पर देखनी है, इसकी वैल्यू KA डेल्टा T अपॉन L है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर K सबका मटेरियल सेम है, मतलब K की वैल्यू हर एक के लिए सेम है, लिखा है ना, मेड ऑफ सेम मटेरियल। लेंथ सबकी अलग अलग है, एरिया सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबके एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम है।
यहाँ पर 100, यहाँ पर 20 है, तो हर एक रॉड पे 120 ही है। एंस पे टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी भी सेम है। तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है बेटा जी, वो डिपेंड कर रही है एरिया अपॉन लेंथ पर। ठीक है, एरिया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक सिलेंडर है भाई, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। तो जिस सबसे ज़्यादा हीट कंडक्शन जिसमें होगी, जिसका ए बाई एल का रेशियो सबसे ज़्यादा आ जाए, ए बाई एल का रेशियो सबसे ज़्यादा आ जाए, तो आप सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे पुट करके देख लेना किसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है। पाई, जैसे एक में आर की वैल्यू 2r दे रखी है, ठीक है, तो 2r नॉट का स्क्वायर अपॉन लेंथ देख लेना इसकी, तो लेंथ एल दे रखी हो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। दूसरे वाले केस में हो सकता है कि रेडियस मतलब रेडियस दे रखी हो आर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे लेंथ दे रखी है 2l, तो ये और बहुत कम हो गया इसके कंपेरिजन में। समझ रहे हो, ऐसे चारों केस को देख लेना जिसमें किसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है। वैसे इतना लंबा आपको हर करके देखना नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ से पता चल जाना चाहिए पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, बस इतना देखना, और आर स्क्वायर बाई एल की वैल्यू किसमें सबसे ज़्यादा है वही आपका आंसर हो जाएगा। आर स्क्वायर एल की वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा है वहीं पर सबसे ज़्यादा हीट कंडक्शन हो रहा होगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो चुकी है। 2 रॉड, 1 मेड ऑफ कॉपर, 2 रॉड है, एक कॉपर से बनी हुई है, एंड अदर मेड ऑफ स्टील। ओके, सेम लेंथ है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ भी सेम है और एरिया भी सेम है दोनों रॉड के। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड स्टील आर, तो थर्मल कंडक्टिविटी तो दे रखी है कॉपर और स्टील की। तो कॉपर के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है बेटा, कॉपर के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 385 जूल पर सेकंड केल्विन मीटर, और ये वैल्यू जो थर्मल कंडक्टिविटी की स्टील के लिए दे रखी है, स्टील की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5050 जूल पर सेकंड केल्विन मीटर। यही दोनों यूनिट सेम है, बस वैल्यूज अलग अलग हैं। ठीक है भाई, द फ्री एंड ऑफ कॉपर एंड स्टील आर हेल्ड एट, तो ये इस तरह से जुड़ी हुई है, फ्री एंड ऑफ कॉपर एंड स्टील। तो जो कॉपर का जो एंड है ना बेटा, ये कॉपर का जो एंड है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया हुआ है, जबकि स्टील का जो एंड है बेटा, स्टील का जो एंड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया हुआ है। पूछा है टेम्परेचर एट द जंक्शन इज, तो आपको जंक्शन पे मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बताना है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर टेम्परेचर थीटा है, यहाँ पर टेम्परेचर थीटा है, ये दोनों सीरीज में जुड़ी हुई है, मतलब जितनी हीट यहाँ से पास होगी उतनी यहाँ से ही पास होगी, बशर्ते दिया गया हो कि ये स्टडी स्टेट कंडीशन की बात हो रही है। स्टडी स्टेट में ही रेट ऑफ हीट फ्लो सेम हो जाता है। तो यहाँ से बेटा कितनी हीट पास होगी, ये कॉपर वाली रॉड है बेटा, कॉपर वाली के एंड पे टेम्परेचर 100 है ना, बोला ना इसने कॉपर पे 100 रेस्पेक्टिवली लिख दिया, मतलब पहले वाली चीज़ की वैल्यू पहले दे रखी होगी, बाद वाली चीज़ की वैल्यू बाद में दे रखी हो। तो स्टील यहाँ बाद में लिखा है, इसका टेम्परेचर ये बाद वाला होगा, रेस्पेक्टिवली का मतलब यदि आप नहीं समझते तो आज समझ जाओ। तो यहाँ से जो हीट पास होगी H1 मानते हैं, और यहाँ से जो हीट पास होगी वो सेम ही होगी सीरीज में, तो H1 इक्वल टू H2। बस ये कर देना, आपके पास जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा। के ऑफ कॉपर कितना है 385, एरिया ऑफ कॉपर ए, डेल्टा टी इसके लिए 100 माइनस थीटा अपॉन इसकी लेंथ एल मान लेता हूँ, इक्वल्स टू इससे पास होने वाली हीट, तो इसके लिए के की वैल्यू बेटा 50 दे रखी है ना, इसीलिए एरिया इसका भी वही है जो कि कॉपर रॉड का इसमें लिखा है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेम लेंथ, तो एरिया तो दोनों का सेम है। डेल्टा टी इसके एंड पे डेल्टा टी देखो 0, थीटा से 0 चला गया, डेल्टा टी अपॉन लेंथ भी इसकी भी सेम है, तो लेंथ तो ये कट जाएगी, ये से ये आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली, थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी लगभग 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है वैल्यू, 88.5। डी ऑप्शन आप चेक कर लेना, आपको ये सॉल्व करना है, बात आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी प्यारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर, आपको 2 कॉपर के स्फीयर दे रखे हैं जिनकी जो रेडियाई है ना, यहाँ पर हालांकि आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन रेडियाई R1 एंड दूसरे की R2 है, और R1 और R2 में रिलेशन दे रखा है कुछ, वो इस तरह का रिलेशन है कि R1 की वैल्यू 1.5 गुनी है R2 के कंपेरिजन में। ठीक है ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2,
ठीक है, और R1 R2 में ये दे रखा है। तो आपको इनके थ्रू हीट कंडक्शन की रेशियो निकालना है। तो Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं भाई। तो Q1 के लिए यदि बात करें, Q1 के लिए मास अलग होगा भाई, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। C दोनों के सेम होंगे क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हो, और आपको दोनों के टेम्परेचर राइज करने हैं ना, वो 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने की। तो दोनों में डेल्टा T भी सेम है, दोनों के डेल्टा T भी सेम है, C भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, क्योंकि मटेरियल सेम है तो डेंसिटी और ये दोनों सेम हो गए। और दोनों में बताया 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, वॉल्यूम के। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा बेटा उसका जल्दी से टेम्परेचर राइज हो जाएगा 1 केल्विन। तो Q1 अपॉन Q2 का जो रेशो होगा वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R1 का Q अपॉन नीचे 4/3 पाई R2 का Q। R1 की जगह क्या लिख दोगे आप, यहाँ से ये तो कट जाएगा आपका। तो Q1/Q2 का जो रेशो आएगा मेरा, R1 की जगह क्या रख दोगे 1.5 R2, 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब 3/2 की पावर Q अपॉन R2 की पावर Q। यहाँ से RQ तो कट जाएगा, बचेगा 3 3 जा 9 3 जा 27, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ से हीट कंडक्शन का जो रेशो आएगा Q1/Q2 से कितनी हीट, कितने टेम्परेचर राइज करने के लिए किससे कितनी हीट पास करनी पड़ेगी, उस हीट का रेशो आएगा 27/8। क्या कोई डाउट? नो डाउट। तो चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नियारा, जग से दुलारा क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एज, एक आइस का टुकड़ा है बेटा, बर्फ़ का टुकड़ा है आपकी बस, और ये एज हाइट से यहाँ से फॉल कर रहा है नीचे, ज़मीन पर गिर रहा है। सो डैट इट मेल्ट्स कम्प्लीटली, ऐसे गिर रहा है कि ये नीचे पहुँचते पहुँचते पूरा मेल्ट हो रहा है भाई। ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब बाय द आइस, ये नीचे आने में, ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है नीचे आने में जितनी भी हीट जहाँ से इसने निकली होगी, इसने जितनी भी हीट दी होगी उसका सिर्फ 1/4 यूज़ करके ये पूरा मेल्ट हो गया। ठीक है, ऐसा इसने बताया। ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स फॉल, और इसकी जो सारी सारी एनर्जी आई है वो फॉल की वजह से आ रही है। द वैल्यू ऑफ एच इज, आपसे एच की वैल्यू पूछी गई है। लेटेंट हीट दे रखी है आइस के लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.4 इंटू 10⁴ जूल पर केजी। ये वैल्यू आपको लेटेंट हीट की दे रखी है। यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है हटाओ इसे। और यहाँ पर एक और वैल्यू दे रखी है जी की वैल्यू, जी की वैल्यू है 10 न्यूटन पर केजी। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ जब ये जाएगा तो इसके पास टोटल एनर्जी होगी कितनी, और किस फॉर्म में होगी, तो वो ग्रेविटेशन एनर्जी की फॉर्म में होगी। और टोटल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, mgh, और यही एनर्जी इसको हीट प्रोवाइड करेगी। जब ये नीचे आ रहा है तो यही एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसने बोला कि इस टोटल एनर्जी का सिर्फ 1/4 ही इसने यूज किया, और ये सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई। सारी की सारी आइस मतलब टोटल मास mgh है ना इसके पास टोटल एनर्जी, उसका 1/4 यूज करके टोटल मास इसका आइस में कन्वर्ट हो गया m इंटू एल, और एल की वैल्यू मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वैल्यू दे रखी है 3.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यूनिट साथ में लिखते जाओ, m से m कट जाएगा। जी की वैल्यू इसने बोला 10 ले लेना बेटा। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, पर इसने एहसान तो कर दिया ज़बरदस्ती। जी की वैल्यू देके नहीं देता तो मज़ा आ जाता, कुछ थोड़ा बहुत मज़ा ले लेते। तो यहाँ से एच की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी कि कितनी हाइट से इसको छोड़ा गया था, कितनी हाइट से इसको छोड़ा गया था। वैल्यू किलोमीटर में दे रखी है बेटा। यहाँ से आंसर यदि मीटर में आएगा ना, मीटर में आएगा तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2 आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ मटेरियल, दो समान बॉडी, आइडेंटिकल लिखा है इसने, आर मेड ऑफ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। दो बॉडी है, ऐसी बॉडी है कि भाई जिनकी हीट कैपेसिटी इंक्रीज होती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। हीट कैपेसिटी समझ रहे हो ना, एस के लिए बात कर रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है कि भाई जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसका टेम्परेचर कम होगा इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम होगी, ऐसा इसने बोला।
तो इनमें से अब ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ दीज इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों में से एक बॉडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैंने मान लिया कि ये जो बॉडी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाइल अदर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी वाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मैं इसको मान लेता हूँ ये हॉट बॉडी है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, और ये कोल्ड बॉडी, तो इसकी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सीधी बात है हॉट बॉडी के लिए एस की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसने बोला है ऐसा कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ओके, इफ़ टू बॉडीज़ आर ब्रोट इनटू कांटेक्ट, अब ये दोनों बॉडी को एक दूसरे के पास लाया गया, ठीक है। अब आपसे बोला है देन अज्यूमिंग नो लॉस, यहाँ पर एनवायरनमेंट में कोई जो एनर्जी उसका लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है और ये इससे एनर्जी ले रही है, बस इतना सही है काम यहाँ पर। द फाइनल कॉमन टेम्परेचर इज, इन दोनों का फाइनल कॉमन टेम्परेचर बताना है, तो मान लेते हैं कि एंड में दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया, कंबाइंड हो गया थीटा हो गया, थीटा हो गया। तो इसने कुछ हीट दी होगी और इसने वो हीट गेन कर ली होगी, इसको बॉडी 1 नाम देते हैं, इसको बॉडी 2 नाम देते हैं। तो हीट लॉस्ट बाई बॉडी 1, हीट लॉस्ट बाई 1 इक्वल्स टू हीट गेन बाई बॉडी 2। तो इसने कितनी हीट लॉस करी होगी भाई, इसने कितनी, आइडेंटिकल हैं दोनों के मास, क्या सेम होंगे बेटा, हाँ आइडेंटिकल बोला है ना इसने, एम एस डेल्टा टी, तो इसका टेम्परेचर 100 से हो गया थीटा। ओके, दूसरी वाली बॉडी मास तो इसका भी वही है, एस ऑफ कोल्ड बॉडी, थीटा इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका भी फाइनल टेम्परेचर थीटा है, लेकिन इसका इंक्रीज हुआ होगा, इसका डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि इसने हीट लूज़ करी है, इसने हीट गेन करी है भाई, ठीक है। एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ से एस एच इंटू 100 माइनस एस एच इंटू थीटा इक्वल टू एस सी इंटू थीटा। ये वाली वैल्यू जब मैं इधर लाऊंगा बेटा, ये मैं इधर लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, तो प्लस एस एच इंटू थीटा, यहाँ से आपके पास थीटा की जो वैल्यू आएगी तो एस एच इंटू 100 अपॉन एस सी प्लस एस एच। आपको इसका फाइनल टेम्परेचर बताना है, तो भाई ये तो वेरिएबल है, तो अपन मुझे लगता है बेटा यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई, क्योंकि इनकी वैल्यू दे नहीं रखी, इनकी वैल्यू दे नहीं रखी, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो थीटा की नहीं बता पाएंगे, इसीलिए इसने एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछ के कुछ ऑप्शन ऐसे दिए, लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या मोर देन 30 डिग्री, ये सब चीज़ें अपन देखते हैं कैसे आएगी। तो थीटा की वैल्यू यदि मैं देखूँ तो 100 अपॉन, नीचे मैं लेके आ रहा हूँ एस एच को, समझ रहे हो आप, एस एच में ऐसे नीचे लेके आ गए, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई वो कितनी आई, 100 अपॉन एस सी अपॉन एस एच प्लस एस सी अपॉन एस एच प्लस 1, यही वैल्यू आई क्या, यही वैल्यू आई बेटा, यही वैल्यू आई बेटा। अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू यदि ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती, एस सी अपॉन एस एच की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होती, यदि एस सी अपॉन एस एच की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती, तो नीचे जो वैल्यू आती, वो ग्रेटर देन 2 आती। यदि कोल्ड बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती हॉट बॉडी से, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा बेटा, अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, बस मैं बताने ही वाला हूँ। पहले एस सी की वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पर, यदि एस सी की वैल्यू ज़्यादा होगी एस एस से, तब क्या होता कि ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आती है, मतलब नीचे ओवरऑल वैल्यू 2 से ज़्यादा आती। यदि ये वैल्यू 2 होती नीचे तो थीटा होता 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि नीचे वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो थीटा इज़ लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ऐसी कंडीशन है? नहीं है। अपने पास जो कंडीशन है वो ये है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है कोल्ड बॉडी से, हॉट बॉडी का टेम्परेचर मतलब हॉट बॉडी की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है कोल्ड बॉडी से, मतलब ये जो वैल्यू है एस सी अपॉन एस एच, ये वैल्यू लेस देन 1 है बेटा, लेस देन 1 है, मतलब ये जो वैल्यू है बेटा वो लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटी है। यदि वैल्यू 1 होती तो 1 + 1 2 हो जाता और टेम्परेचर आता 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन नीचे वैल्यू 2 से कम आएगी, अब 2 से कम आएगी, नीचे वैल्यू 2 से कम आएगी तो टेम्परेचर 50 से क्या आएगा, 50 से क्या आएगा बेटा, कम आएगा या ज़्यादा आएगा, बता दे तू मुझे। आप बता दे, अब शर्माना नहीं है, पहली बात तो तुझे क्या ये बात तेरे समझ में आ गई? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी था, और ये ट्रिक तो ये समझ में आ गई या तेरे खोपड़े से बाहर निकल गई बेटा, और बोल दे। तो यहाँ से जो टेम्परेचर आएगा इसका वो आएगा ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गया ना कैसे आया वो?
समझ गया ना कैसे आया वो, क्योंकि यहाँ पे SCOASH की वैल्यू <<1 है, मतलब ये नीचे की वैल्यू <2 आएगी। जब ये 2 होती तो वैल्यू 50 आती, नीचे <2 वैल्यू है तो ये >50 आएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है थीटा का >50 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, >50 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा टेम्परेचर। यहाँ पर जो ऑप्शन है ना ये <50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 नहीं है, तो ऑप्शन इसका 4 सही था। अब एक चीज़ मैं वापस बताना चाहूँगा, वो ये था, two identical bodies are made which the heat capacity increases। ओके, हीट कैपेसिटी इंक्रीज। तो देख बेटा, यहाँ पर यदि तुझे हीट कैपेसिटी की बात कर दी ना इसने, हीट कैपेसिटी भाई मैं मास यहाँ पर यदि ये दोनों सेम मास नहीं भी होते इनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि इसने हीट कैपेसिटी की बात करी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात नहीं करी। और हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है m/s, मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्योंकि s को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब उसका मल्टीप्लाई मास से हो जाता है तब उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो m/sc को एक नया टर्म दे देता हूँ मैं, जिसको नाम दे देते हैं, चलो बड़ा वाला s इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी। यहाँ पर इसके लिए जो नाम देते हैं बड़ा वाला s और हॉट बॉडी, इन्हीं के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ओके, स्पेसिफिक हीट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देखो ये आपके पास यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कितना पानी है, इतना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, इतने। आपने क्या किया, इसके अंदर से कुछ स्टीम पास कराई, जिसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम थी, लेकिन कितना मास था वो नहीं पता, तो इसके अंदर जब स्टीम जाएगी बेटा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट होगी। फिर जो वाटर है उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आएगा। तो इसने बताया कि ये स्टीम इसमें से पास कराई, कब तक पास कराई, जब तक कि वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो गया। जब तक कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो गया। पहले कितना टेम्परेचर था, 10। फिर ये हीट गेन करेगा स्टीम से, तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होते होते 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, उसने कहा ठीक है, आपको ये बताना है कि इसके अंदर अब टोटल कितना मास हो गया। मास कैसे बढ़ेगा इसका, क्योंकि जो स्टीम आई वो वाटर में कन्वर्ट होती जाएगी और इसका मास बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं भाई, स्टीम ने हीट गिवन बाया स्टीम इक्वल्स टू हीट टेकन बाई वाटर। तो पहले ये देखते हैं हीट वाटर ने कितनी गेन कर ली। तो ms डेल्टा थीटा, इतनी हीट ये गेन करेगा। m मतलब इसका मास, s मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट ms डेल्टा टी, यही तो होगी। स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू इसमें दे रखी है बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की जो वैल्यू दे रखी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जो वैल्यू दे रखी है वो चुपचाप ले लो। अब डेल्टा टी, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 80, इनिशियल कितना था 10। ये तो इसने वाटर ने हीट गेन करी। समझ गया बेटा, समझ गया ना बेटा, ये तो बात हो गई। ये यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखूँ या केल्विन लिखूँ, दोनों एक ही बात है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तो इससे ये कट जाएगा और ग्राम से ग्राम कटेगा। मतलब राइट साइड जो वैल्यू आ रही है वो कैलोरी की वैल्यू, कैलोरी में ये इतनी कैलोरी है, यहाँ पर इतनी हीट वाटर ने गेन कर ली। अब ये हीट दी किसने होगी, इसको स्टीम ने दी होगी। तो स्टीम कैसे हीट देगी, दो तरह से। पहले तो स्टीम जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली हीट देगी, उसके बाद में इस स्टीम का जो है टेम्परेचर डाउन होगा 100 से, कितना हो गया फाइनल टेम्परेचर, ये वाला। तो यहाँ पर तो स्पेसिफिक हीट ये वही लिखेगा, तो 1 दे रखी है, क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, तभी तो अब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आपको दे रखी है इसने वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 540 कैलोरी पर ग्राम, ये माइनस नहीं है, इक्वल्स टू 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ से तू मास निकाल देगा स्टीम का बेटा, तू मास निकाल देगा ग्राम में तू स्टीम का यहाँ से मास निकाल, इक्वल्स टू ये वैल्यू है
1400। यहाँ से तेरे पास मास आ जाएगा स्टीम का कि कितना स्टीम का मास है जो वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन तुझे स्टीम का मास नहीं पूछा बेटा, इसने पूछा था मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, इसके अंदर अब कितना वाटर प्रेजेंट होगा। तो भाई इनिशियली कितना वाटर प्रेजेंट था 12 ग्राम, और स्टीम का मास जो यहाँ से आया वो भी वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसको इसमें ऐड कर देना, तेरे पास इसका फाइनल मास आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना वाटर होगा उसका फाइनल मास ऐसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन पर है भाई, 50 केल्विन पर ऑक्सीजन है, इसको हीट किया जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक भाई, कितने केल्विन तक, 300 केल्विन तक, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। प्रेशर सेम है लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए। रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, हीटिंग की रेट कांस्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। तो देखो टेम्परेचर और टाइम के साथ ग्राफ देख लेते हैं। इनिशियली मतलब टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जब इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना है 50, मतलब टाइम जब 0 है तो टेम्परेचर कुछ 50 है, और 50 पे ये इसने बता रखा है लिक्विड ऑक्सीजन है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगी। तो लिक्विड में जैसे आप टाइम बढ़ता जाएगा, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब क्या होगा बेटा कि ये वेपराइजेशन होना इसका स्टार्ट होगा इस टेम्परेचर पर, क्योंकि इसका जो जो पॉइंट है वेपराइजेशन के लिए, जो बॉइलिंग के लिए इसको टेम्परेचर है वो 80 केल्विन। यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब फेज कन्वर्जन होता है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता, सारी की सारी हीट उसके बॉन्ड्स को तोड़ने में चली जाती है। फिर इसके बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वापस ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और कितने तक बढ़ता जाएगा, 300 केल्विन तक। क्या है बात, आप क्या है भेजे में कुछ की, तो कुछ इस तरह का ग्राफ वो बन रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, व्हेन 1 kg ऑफ आइस एट 1 kg ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट टू वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस मेल्ट हुई और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया। द रिजल्टिंग चेंज इन इट्स एंट्रोपी। तो बेटा वैसे तो एंट्रोपी आप जो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स है उसमें, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लॉ वगैरह का इतना डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन केमिस्ट्री में यह एंट्रोपी वगैरह बहुत यूज होगी, वहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आएगा S=Q/T, डेल्टा S=Δ/Q/T। वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे कैसे डेल्टा S=Δ/Q/T आता है, लेकिन यहाँ पे Q एनर्जी, जो भी यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज। तो बताओ यहाँ से ये वाटर में जब कन्वर्ट होगा बेटा, जो आइस है जो वाटर में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट होगी, तो वो होती है m/L। कितना मास है 1 kg, कितना मास है 1 kg। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी दे रखी है आपको 80, लेकिन ध्यान रखना 80 m/L वैल्यू देख सकते हो आप कितनी है, कैलोरी। लेटेंट हीट दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ आइस कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर ml से आपके पास हीट आ जाएगी। यदि Q की वैल्यू है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही एक्सचेंज हो रहा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब अपने को कभी भी यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो टेम्परेचर लेते हैं वो केल्विन वाला टेम्परेचर लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं। तो Q की वैल्यू है आपके पास, यहाँ से ये टेम्परेचर आ जाएगा, तो Q/T की वैल्यू आप पुट कर देना, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। यदि ये वैल्यू कैलोरी पर ग्राम में दे रखी है, तो आपको जो मास लेना पड़ेगा वो किस में दे लेना पड़ेगा, ग्राम में, 10⁻3। बस यहाँ से वैल्यू पुट कर देना, और जो आंसर आएगा उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैलोरी पर केल्विन में आएगा, कैलोरी पर केल्विन में आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। थर्मल कैपेसिटी बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, वहाँ पर जब ये स्फीयर में जो एक्सचेंज हो रहा था, वहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना देके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आके हीट कैपेसिटी दे रखी थी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी जो होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस यहाँ पर सिर्फ यही पूछा गया था, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी तो ये रही, स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी तो ये रही 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। और आपको पूछा था 20 ग्राम की क्या स्पेसिफिक लगाया नहीं इसने, स्पेसिफिक नहीं लगाया, तो मतलब वैल्यू m इंटू स्पेसिफिक होती।
यहाँ से ये आपका आंसर है। बाकी यदि आपको ये नहीं समझ में आता तो भी आप इसको कर ले जाते, मुझे पता है क्यों कर ले जाते, क्योंकि जो ऑप्शन आपको दिखते हैं ना, तो ऑप्शन में जो यूनिट दी गई थी ना वो कैलोरी पर केल्विन में दी गई। तो ये यूनिट कैसे आती, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी ये यूनिट आएगी, तभी ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और यूनिट बचेगी कैलोरी पर केल्विन। तो आप वहाँ से भी देखते तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ आपके सामने हाजिर है जी दोस्तों। 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिलीज इन ए टम्बलर। एक टम्बलर है भाई, ठीक है, उसके अंदर, टम्बलर मतलब एक बर्तन जैसा है कुछ, उसके अंदर आपने क्या किया, 10 ग्राम आइस क्यूब डाल दिए इसके अंदर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस क्यूब डाल दिए इसके अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसका वाटर इक्विवेलेंट, इस टम्बलर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 55 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट आप जानते हो, नहीं जानते, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि यदि मैं इस टम्बलर को, ये जो टम्बलर है उसको मैं कितने कितने ग्राम पानी से रिप्लेस कर दूं, ताकि जितनी हीट की रिक्वायरमेंट मुझे इस टम्बलर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के लिए चाहिए थी ना, उतनी ही सेम हीट मुझे चाहिए कि उस वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कराने के लिए। नहीं समझे, वापस बताता हूँ। जैसे मुझे किसी भी चीज़ का वाटर इक्विवेलेंट चाहिए, मेरे पास एक स्फीयर है, मुझे उसका वाटर इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इस स्फीयर को यहाँ से हटा दूँ, इसकी जगह पे कितना पानी भर दूँ, इस स्फीयर को हटा के यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर भर दूँ, मतलब कितना मास ऑफ वाटर भर दूँ यहाँ पर, ताकि यदि यहाँ पर ये स्पेयर होता, यदि ये पानी नहीं होता, यदि इसकी जगह स्पेयर होता, तो उतनी ही हीट रिक्वायर्ड करता 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, जितना कि अब ये वाटर एक्वायर करेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए। समझा? तो वाटर इक्विवेलेंट ये होता है। समझा? इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे अपने दिमाग में एज्यूम कर सकता हूँ कि इसके इसकी जगह पे कुछ पानी भरा हुआ है, ये टम्बलर है ही नहीं, और कितना पानी भरा हुआ है, 55 ग्राम। समझे आप? 55 ग्राम यहाँ पे पानी भरा हुआ है। समझिए आप बेटे? अब देखो क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिलीज इन ए टम्बलर, इतना एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो टम्बलर था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, या फिर आप ये मान के चलो कि टम्बलर नहीं है, यहाँ पे कोई भी टम्बलर वगैरह नहीं है, टम्बलर की जगह 55 ग्राम पानी भरा हुआ है जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। सीधी बात है, टम्बलर वगैरह कुछ नहीं है, उसकी जगह पे क्या मानो आप कि 55 ग्राम पानी है यहाँ पर, और वो पानी का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अज्यूमिंग दैट नेग्लिजिबल हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, यहाँ पर हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं हुआ, सिर्फ किसके अंदर हो रहा है, ये जो आइस है वो हीट एब्जॉर्व कर रही है, और ये पानी है जो हीट दे रहा है। अब ये पूछा क्या है, वाटर एंड टम्बलर। अब आपको ये पूछा है कि जो फाइनल टेम्परेचर इस जो पानी है इस टम्बलर का जो फाइनल टेम्परेचर है क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन टम्बलर नियरली। तो जो पानी जो भरा हुआ है ना टम्बलर में, उसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, इसमें हीट गिवन बाय टम्बलर इक्वल्स टू हीट टेकन बाय आइस। आइस ने हीट ली, उतनी टम्बलर ने हीट दी। तो आइस हीट दो तरह से लेगी। पहला तो ये काम करेगी, 10 ग्राम आइस है ना, तो पहले तो ये लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन चाहिए इसको 80 m/L। समझ गए बेटा? m/L पहले तो ये लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन, पहले ये फेज चेंज करेगी, उसके बाद में ये टेम्परेचर राइज करेगी कितना, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पुट करनी है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और कैलोरी वाली वैल्यू पुट करना बेटा, कैलोरी वाली वैल्यू पुट करना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, यहाँ पर SW MS और डेल्टा टी, तो यहाँ से जो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी, मैं मान लेता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर इस वाटर का T हो गया, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 0। और टम्बलर भाई कितनी हीट देगा, टम्बलर को हटाओ, इसकी जगह पे 55 ग्राम पानी एज्यूम करो, तो 55 ग्राम MS। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखूँगा वाटर की, क्योंकि टम्बलर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 55 ग्राम पानी से। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ टम्बलर नहीं, वाटर। और डेल्टा टी मैं मान लेता हूँ कि इसका फाइनल टेम्परेचर कुछ हो गया T, यही टेम्परेचर होगा, दोनों का कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 40, इनिशियल टेम्परेचर था 40, और 40 से कुछ डाउन हो चुका होगा, ये हो चुका। अब यहाँ से आप इनका टेम्परेचर निकाल सकते हो। यहाँ पे याद रखना जो SW की वैल्यू है वो किस में आपको पुट करनी है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा बोला कितना है,
भोला कितना भोला है, भोले जैसा तेरा मन, सुंदर बन क्या कहती है, भोले की धड़कन दिलकन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा हीरो नंबर वन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा हीरो नंबर वन। समझ गए बेटा? यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देना और आपके पास ये सारी वैल्यू आपके सामने हो जाएंगी हाजिर। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चला जाए। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज बेटा, क्यों ये तो अब नहीं बताऊंगा यार, ये तो मैंने क्लास में बताया था ना। वॉट पर मीटर केल्विन या फिर जूल पर सेकंड मीटर केल्विन, क्योंकि दोस्तों जूल पर सेकंड को ही वॉट बोला गया है शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इसी को वॉट बोला गया है। कैसे निकालते हैं? तो बेटा बेटा प्यारे बोले, अब देख ले यहाँ से बेटा, ये क्या होता है जूल, ये क्या होता है सेकेंड, ये क्या होता है निकालना है, ये क्या होता है एरिया मीटर स्क्वायर, ये क्या है टेम्परेचर, केल्विन में ले ले चाहे डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है मीटर। यहाँ से जब तो निकालेगा के की वैल्यू तो वो जो मैंने ऊपर लिखी है वो आ जाएगी, बस खत्म खेल है, खेल खत्म है। Two rod A and B of different material are welded together as shown in the figure। ओके इनको ऐसे वेल्ड किया गया है प्यार से। Their thermal conductivities are, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटीज है बेटा वो K1 एंड K2 हैं। यहाँ पर क्या X1 X2 लिख दिया? नहीं बेटा, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 यहाँ दिख रहा है डायग्राम में। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड विल बी, इस कंपोजिट रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, यही पूछा गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, इसका थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है आपको इस कंपोजिट रॉड की। तो बेटा ये दोनों किस में जुड़ी हुई हैं? पैरेलल में, और पैरेलल के लिए के इक्विवेलेंट जो होता है A1 प्लस A2 A1 प्लस A1 प्लस A2, दोनों के एरिया सेम है, दोनों के एरिया बेटा सेम है। तो यहाँ से K1A प्लस K2 है और K1 प्लस ए, ये हो गया अपना K1 प्लस K2/2। आप ये भी मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये आया कैसे, ये फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ बेटा बता देता हूँ। जो पैरेलल होता है कनेक्शन उसमें तो R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है भाई। एल क्या होता है? एल इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में भाई लेंथ चेंज नहीं होती, लेंथ तो सेम ही रहती है पैरेलल, एल अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू एरिया इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पर मैं बोलूँ कि जिनको भी ऐड किया गया दो को, उनका एरिया का एडिशन। 1/, लेंथ चेंज नहीं होती, देखो जो इसकी लेंथ है वो इसकी भी लेंथ है, और इसकी जगह पे एक कंपोजिट रॉड लगा दूँ उसकी भी लेंथ यही रहेगी, बस दोनों ऐड हो गए, एरिया कंबाइंड हो गया। L/K1 इंटू एरिया A1। दूसरी वाले के लिए 1/L मतलब D अपॉन K2 इंटू A2। इसको जब सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये वैल्यू K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2 आती है। यदि एरिया जब दोनों के सेम होते हैं ना दोस्तों तो A1 ये A वगैरह कट जाते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आती है के इक्विवेलेंट की वो K1 प्लस K2/2 आ जाती है। दोस्तों घबराना नहीं है, सबसे पहले दिल पे हाथ रखना है और बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। द टू एंड्स ऑफ मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट, मेटल रॉड के दो एंड है जो मेंटेन करे गए हैं बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड another is 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, रेट ऑफ हीट फ्लो इन रॉड इज, इस रॉड से जो हीट फ्लो हो रही है मतलब Q/2 की वैल्यू जो है वो KA डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पर कितना है 10 अपॉन L, इसकी जो वैल्यू है 4 जूल पर सेकेंड है, ये इसने बोला है भाई। Q/T की वैल्यू ये है और Q/2 की मैं वैल्यू जानता हूँ K डेल्टा टी बाई L होती है। अब आप क्या कर रहे हो, सेम रॉड है लेकिन इसके जो टेम्परेचर है, इन जो रॉड है उसके टेम्परेचर डिफरेंस आप अभी कितना लेना चाह रहे हो, आपने अब टेम्परेचर जो लिया है इनका 200 एंड ये 200 है बेटा, यहाँ पर 100 की जगह हो गया 200, ये हो गया 210। अभी भी देखो, अब आपसे पूछा है कि Q/2 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी दूसरे केस में, तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या आ जाएगी KA डेल्टा टी, रॉड सेम है तो के की वैल्यू सेम रहेगी, रॉड सेम है तो एरिया भी सेम रहेगा, रॉड सेम है तो नीचे लेंथ की वैल्यू सेम रहेगी। और बेटा इसने टेम्परेचर तो बढ़ा दिया लेकिन दोनों एंड्स का टेम्परेचर कुछ इस तरह से बढ़ाया कि डेल्टा टी तब भी सेम रहा,
पहले भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस था, अभी भी 10 डिग्री का, मतलब वैल्यू अभी भी 4 जूल पर सेकंड है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अपन जानते हैं 4 जूल पर सेकंड है, तो इसका आंसर 4 जूल पर सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया, एक स्लैब है स्टोन की जिसका एरिया दोस्तों दे रखा है 0.36 मीटर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, उसने कहा भी ठीक है बेटा बताते हैं तो वजह भी ठीक है। और इसकी जो थिकनेस दे रखी है, वो दे रखी है 0.1 मीटर, ये है अपनी 0.1 मीटर। एक्सपोज ऑन द लोअर सरफेस टू स्टीम, और इसका जो लोअर सरफेस है उस पर स्टीम है, और इसकी जो थिकनेस है ना, ये छोटी सी थिकनेस वो 0.1 मीटर है। आइस एट, अच्छा, और इसका जो अबव एंड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया गया है। इफ़ इन 1 आवर, ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको बताया था, इन 1 आवर, 1 घंटे में जो आइस ऊपर रखी हुई है ना उसका 1.8 केजी वो मेल्ट हो गई भाई, 1.8 केजी यहाँ पर मेल्ट हो गई। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब इज, तो आपको इस स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ पहले कि एक स्लैब है बेटा, ये आपकी स्लैब है, इसकी कुछ थिकनेस भी है, ये एकदम पतली सी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, इसकी कुछ थिकनेस है। इसके ऊपर कुछ आइस रखी हुई है, मतलब ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नीचे है कुछ स्टीम, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से हीट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और हीट फ्लो यहाँ से होगा कितना, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपॉन एल। तो क्यू, यहाँ से टोटल कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी कितनी देर में, 1 घंटे में, क्योंकि इसने बोला है कि 1 घंटे में 4.8 केजी आइस मेल्ट हो गई, 1 घंटे में 4.8 केजी आइस मेल्ट हो गई। तो मैं देख लेता हूँ 1 घंटे में टोटल कितनी यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी। तो के की वैल्यू मुझे निकालनी है, एरिया इसने दे रखा था इसका, डेल्टा टी मैंने निकाल दिया, अपॉन लेंथ। बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब इस थिकनेस से होगी तो हीट ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ पर लेंथ आप लोगे 0.1 मीटर, इनटू टाइम, कितने टाइम तक ये हीट पास होती रही दोस्तों, कितने टाइम तक, 1 घंटे तक, 1 आवर मतलब 60 मिनट, मतलब 3600 सेकेंड, इतने घंटे तक हीट ये। तो यहाँ से टोटल हीट कितनी ये ट्रांसफ़र हो गई, इतनी। अब ये जो हीट है वो क्या करेगी, वो आइस को मेल्ट करने का काम करेगी। वो कितनी आइस इसने मेल्ट कर दी, 4.8 केजी, तो एम इंटू एल। तो एल मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस की वैल्यू इसने खुद दे रखी थी, वो वैल्यू थी 3.36 इंटू 10⁵। तो जो एल की वैल्यू इसने दे रखी है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, और ये वैल्यू भी केजी में, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो भी केजी से, केजी कट जाएगा, 3.36 इंटू 10⁵। तो इधर वाला आंसर है जूल में, उधर से भी ये सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे। यहाँ से बस आपको के की वैल्यू निकालनी थी, दोनों चीज़ों को इक्वल किया आपने, और के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगी। कोई इसमें शंका समाधान तो नहीं कराना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A cylindrical metallic rod in thermal contact with a reservoir of heat at its two ends conduct an amount of what, amount of वेग लिखा है इसमें, तो यार ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा है इसमें, ए सिलेंड्रिकल मेटल रॉड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद टू रिजर्वायर ऑफ हीट एट इट्स टू एंड कंडक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू इन टाइम टी। ओके, एक मेटेलिक रॉड है, ठीक है, जो जिसके दोनों एंड दो अलग अलग रिजर्वायर के कांटेक्ट में, ठीक है, और इसके थ्रू क्यू हीट पास हो रही है, ठीक है। अ मेटेलिक रॉड इज मेल्टेड, इस मेटेलिक रॉड मेल्ट हो गई, इस हीट की वजह से ये मेटेलिक रॉड मेल्ट हो गई, और क्या हुआ मेल्ट होने के बाद, मटेरियल इस तरह से मेल्ट हुई कि मटेरियल इज 4 इंटू रॉड ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ ओरिजिनल रॉड। अब क्या हुआ कि ये ऐसा हुआ कि लेंथ तो सेम रही, लेकिन इसकी रेडियस आधी हो गई मेल्ट होने के बाद, मतलब इसके आउटर सरफेस से मटेरियल गायब हो गया। यहाँ पर यदि रेडियस आर थी तो अभी रेडियस इसकी आधी रह गई, ऐसा इसने बोला है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाई न्यू रॉड, अब इस न्यू रॉड से कितनी हीट कंडक्ट होगी, यहाँ पर यदि क्यू हो रही तो यहाँ पर कितनी कंडक्ट होगी, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, के ए डेल्टा टी बाई एल। तो Q इक्वस टू के इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इसका एरिया कितना है, पाई r², डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, अपॉन लेंथ, ये Q1 हो गई,
Q2 की वैल्यू मतलब जब ये आधी इसकी रेडियस रहेगी तो K एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू R/2 का स्क्वायर, डेल्टा टी तो सेम ही रहेगा अपॉन लेंथ L ही है। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है Q, और दूसरी रॉड से कितनी हीट पास हो रही है Q2, वो की मुझे निकालनी है। अब इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, यहाँ पर आर स्क्वायर भी कट जाएगा, ऊपर यदि आर स्क्वायर लें तो नीचे कितना बचेगा R²/4, तो 4 जाएगा ऊपर, 4 ऊपर जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू मतलब दूसरे केस में जो हीट पास हो रही है वो कितनी पास हो रही है, फर्स्ट वाले की 1/4। दूसरे केस में जो हीट पास हो रही है फर्स्ट वाले की 1/4 पास हो रही है। एक चीज़ और याद रखना, ये वैल्यू Q/T की वैल्यू होती है K डेल्टा T/L। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तो यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही केस में इसने बोला है कि टेम्परेचर न मतलब सॉरी दोनों ही केस में सेम टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो ये टी से टी भी कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। The two end of a rod length and uniform cross section area are kept at two temperature T1 and T2। ये टू एंड ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L, लेंथ L के, ये लेंथ L है, इसके यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह A है, और यहाँ पर आपने क्या किया, दो एंड दो अलग अलग टेम्परेचर पर है, T1 की वैल्यू ज़्यादा है T2 से। इससे पूछा आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है यार, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है K डेल्टा T अपॉन L, बस यही आपको आंसर देना था, K T1 - T2/L। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए कंपाउंड स्लैब, कंसिडर ए कंपाउंड स्लैब consisting of two different material having equal thickness OK and thermal conductivity K and 2K। तो दो स्लैब है भाई, ये एक स्लैब है और एक दूसरी स्लैब इसके आगे लगी हुई है, दोनों ऐसे लगी हुई हैं, दोनों ऐसे लगी हुई हैं, यहाँ से हीट पास कराओगे, इससे जितनी हीट निकलेगी उतनी ही इससे हीट निकलेगी, मतलब ये दोनों किसमें सीरीज में, और सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होता है वो R1 + R2 होता है। ठीक है, यदि इसकी लेंथ में मान लूँ L है तो इसकी लेंथ भी मानो ये L है, दोनों कंपाउंड सेम लेंथ है। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, R = L/K, तो दोनों की लेंथ मतलब लेंथ तो जुड़ जाएंगी ना। अब इन दोनों को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस करना चाह रहा हूँ एक सिंगल स्लैब से, तो भाई उस सिंगल स्लैब की लेंथ कितनी होगी 2L, L अपॉन उसका K इक्विवेलेंट मुझे चाहिए, K इक्विवेलेंट इंटू इसका एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया भाई क्रॉस सेक्शन तो जो सेम, जब ये कंबाइंड भी हो जाएगी तो एरिया तो सेम रहेगा। फर्स्ट वाले के लिए देखें तो L/K1 × A, दूसरे के लिए L/K2 × A। इसने बोला है कि एरिया दोनों के सेम है, अलग अलग होते तो अलग अलग कंसिडर करते। यहाँ से इसको 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 नी 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 के इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2K1K2/K1 + K2। कैसे आएगी दोस्तों, ये थोड़ी बहुत बड़े एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो कि MIT लेवल पे जाके आप समझोगे, तब आप इस क्वेश्चन को करने आना दोस्तों, जब आप MIT में एडमिशन ले लो तब। अरे बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसको इजीली तो सॉल्व कर लेगा, ठीक है, इजीली सॉल्व कर लेगा। K1 K2 आपको दे रखी, तो K1 K2 की वैल्यू पुट कर देना, यदि तो चाहिए यहाँ पर K एक K2, K1 की वैल्यू K, K2 की वैल्यू 2K, ये पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे लग रहा है किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुई है, जिसको समझना एक ह्यूमन बॉडी के लिए संभव नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, वो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अ सिलेंड्रिकल रोड हैविंग टेम्परेचर T1 एंड T2 एट इट्स एंड। देखो एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसके एंड्स पे टेम्परेचर T1 और T2 है। अब ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q1 कैलोरी पर सेकेंड। इससे रेट ऑफ फ्लो जो हीट का हो रहा है वो कितना हो रहा है, Q1 कैलोरी पर सेकेंड, Q1 कैलोरी पर सेकेंड। इफ़ ऑल द लीनियर डायमेंशन आर डबल्ड कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट द रेट ऑफ हीट फ्लो। यदि इससे अभी Q1 हीट फ्लो हो रही है, फिर मैंने क्या किया, सारी लीनियर डायमेंशन को डबल कर दिया, मतलब रेडियस को दोगुना कर दिया, और इसकी लेंथ जो है उसको इससे दोगुना कर दिया, लीनियर डायमेंशन डबल कर दी। तो इससे पूछ रहा है कि अब Q2 जो हीट होगी वो Q1 का कितना गुना होगा, तो Q1 की देखते हैं पहले वैल्यू K, क्योंकि रॉड सेम रखी तो K तो सेम ही रहेगा भाई इस केस में, KA डेल्टा T T1 - T2। इसने बोला टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं करना अपॉन लेंथ। दूसरे केस में देखते हैं Q2 की वैल्यू K, एरिया भाई जब लीनियर डायमेंशन डबल हो गई तो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, A2 की वैल्यू कितनी हो जाती है पाई इंटू R2 का स्क्वायर, और R2 कितना है
2r1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर, ये क्या था a1, तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ गए बेटा। टेम्परेचर डिफरेंस 6 में है, लेंथ भी इसने डबल कर दी सारी। अब दोनों का रेशो ले लेना बेटा, दोनों का रेशो ले लेना। तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 जा 4। तो दूसरे केस में पहले केस की डबल हीट फ्लो होगी। समझ गया बेटा, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, कुछ है ही नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, आपको कुछ हीट कंडक्शन के मेथड दे रखे थे ऑप्शन में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और यहाँ पर स्टीरिंग ऑफ लिक्विड, ये 4 ऑप्शन थे। आपको बताना है कि किसमें ग्रेविटेशन फोर्स रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपको जब मैंने कन्वेक्शन पढ़ाया था तो बताया था कि जब आप नीचे से बर्नर ऑन करते हो तो यहाँ के जो सबसे पहले जो यहाँ पर जो एटम होंगे उनका टेम्परेचर राइज होना चालू होता है। यदि वो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा मतलब अब उनकी डेंसिटी कम हो चुकी है, उनकी डेंसिटी कम हो चुकी है तो वो जाएंगे ऊपर। उनकी जगह पर जो हैवी एटम होंगे, हैवी एटम कौन से, सॉरी हैवी एटम नहीं यार, छोटे छोटे जो भी अपने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि अब वो क्या है, वो हैवी हो गए इनके कंपैरिजन में, तो नीचे वाले क्या कम डेंस हो गए। जब कम डेंस हो गए तो ऊपर जाएंगे और ऊपर से जो ज़्यादा डेंस होंगे वो नीचे आएंगे। भाई नीचे क्यों आएंगे, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कन्वेक्शन में ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। और दूसरी तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं, कंडक्शन में होता क्या, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का कुछ ट्रांसफ़र होता ही नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होते हैं। कंडक्शन में खुद थोड़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल, सिर्फ वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होते हैं, तो कंडक्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। रेडिएशन में जो फ्लो होता है वो भाई रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है, वहाँ पर तो मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, तो रेडिएशन भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर बचा कौन सा भाई, स्ट्रिंग का तो कोई केस ही नहीं बच रहा। स्ट्रिंग में तो आप खुद घुमा रहे हो ना उसको, खुद आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से वो मिक्स हो रहे हैं। स्ट्रिंग में नहीं है तो बचा कौन सा केस, सिर्फ यही बचता। आप ऐसे आंसर लगा सकते थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2 कंडक्टिव स्लैब ऑफ कंडक्टिविटी, 2 कंडक्टिव स्लैब हैं जिसका आपको डायग्राम भी दिया था जब क्वेश्चन आया था। एक ही ये K1 है, ये K2 यहाँ पर दे रखी थी वैल्यू। ठीक है, आपसे पूछा ये था कि इनके एंड का टेम्परेचर यहाँ पर θ1 दे रखा था, यहाँ पर θ2 दे रखा था। आपको यहाँ पे जंक्शन पर टेम्परेचर थीटा पूछा था। कोई बड़ी बात है क्या, दोनों सीरीज में जुड़ी हुई हैं, जितनी इससे फ्लो होगी उतनी इससे फ्लो होगी, बशर्ते स्टडी स्टेट कंडीशन इज गिवन। तो H1 = H2 के डेल्टा टी अपॉन एल, के ए डेल्टा टी फर्स्ट के लिए θ1 - θ अपॉन एल। दोनों की लेंथ सेम थी ऐसा इसने बोला था, एरिया भी दोनों के सेम थे ऐसा इसने बोला था। यस यस य य य यस यस य य य न 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 K1 θ1 + K2 θ2 कह देना K2 बेटा इधर तू, अब तो चुप चुप रलना ना 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 ना। थीटा की वैल्यू K1 θ1 + K2 θ2 अपन K1 + K2। दोस्तों यहाँ पर बड़े हाई लेवल के मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, देखो सीखने के लिए आपको 1-2 जन्म और लेने पड़ेंगे दोस्तों। अरे कुछ नहीं है, अरे मैंने इधर से उधर घुमाया इसको, थीटा वाली टर्म को एक साइड ले गया तो थीटा वाली ये जाएगी इधर तो प्लस हो जाएगी, थीटा कॉमन ले लिया बच्चा अंदर K1 + K2। ऐसे में इस वाली टर्म को जब इधर लेके आ गया तो K1 θ1 + K2 θ2 हो जाएगी। तो K1 θ1 + K2 θ2 अपॉन K1 + K2, ये जंक्शन टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा कि नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है मैं इसको बिल्कुल भी कराना नहीं चाह रहा यार। ये देखो इसने क्या किया, सिर्फ देखो पहले केस में इसने हीट फ्लो कराई, कितनी होगी के डेल्टा टी, एरिया आप डायरेक्ट ले देना πr² के ए πr1 की बात, πr² के डेल्टा टी अपॉन लेंथ L1। इसने क्या किया, कुछ भी हो, जैसे दूसरा केस इसने क्या लिया कि के मतलब सेम मटेरियल सेम रॉड ली तो मतलब के सेम रहेगा और दोनों के एंड पे टेम्परेचर सेम लिया। ठीक है, तो इसको आप इन चीज़ों को हटा ही दो क्योंकि ये जब सेम ही है तो हटाओ। सिर्फ H2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, r²/L। अब वो बोल दे कि दूसरे केस में r मैंने 5 गुनी कर दी भाई, दूसरे केस में r मैंने इसकी 5 गुनी कर दी, लेंथ मैंने 10 गुनी कर दी, कुछ भी कर दिया। अब इनका रेशो नहीं निकाल सकता कि तू बेटा, इनका रेशो तू नहीं निकाल पाएगा। r1² अपॉन
25r1 स्क्वायर, समझा तू बेटा। यहाँ पे 1/L1 ये ऊपर जाएगा तो 10L1, बस ये कट जाएगा। इस तरह की कुछ भी घटनाएं आपके साथ घट जाए ना बेटा, तो ये आप इस तरह से सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है। H1/H2, यहाँ से कुछ भी चीज़ पूछ ले कि भाई जो सेकंड केस में हीट फ्लो हो रही है वो फर्स्ट वाली की कितनी गुनी होगी, का कुछ भी हो जाए, ऐसे कर सकते हो ना क्वेश्चन। बस इसमें ये थोड़े मोड़े गेम खेल रहा है कि डायमीटर है इतना 1/2 हो गया, ये हो गया। डायमीटर 1/2 होने का मतलब रेडियस भी 1/2 हो गई। डायमीटर 1/2 होने का मतलब रेडियस भी 1/2 हो गई, क्योंकि डायमीटर क्या है r/2। यदि डायमीटर 2 गुना हो गया बेटा, जैसे d1 = r1/2, अब मैं तुझसे बोल दूँ कि डायमीटर 2 गुना हो गया, रेडियस कितनी गुना हो चुकी है बेटा, रेडियस भी 2 गुना हो चुकी है बेटा, रेडियस भी 2 गुना हो चुकी है, सेम बात है, मतलब रेडियस जितनी गुना होगी उतना डायमीटर भी हो। टेंशन नहीं लेने का। अब ये आगे की क्वेश्चन किरचॉफ लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी पे बेस्ड है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी तो थैंक यू सो मच बोल के मैं निकलता हूँ चुपचाप पतली गली।